मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान को की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले अपने लेक्चर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधानों का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और साथ में कैबिनेट कमेटीज की कुछ चर्चा करेंगे। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें देश की वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, इस बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हमको ये पता है प्रधानमंत्री होता कौन है और कैसे बनता है। देखिए, देश की पूरे देश में लगभग 543 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हो गई, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29। ये अपने अपने सारे पूरे देश में एक क्षेत्र बने हुए। इसके बाद क्या होता है कि हम हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, मतलब कम से कम 272 सांसद जिसके समर्थन में रहते हैं, फिर वही उसका जो प्रमुख होता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। वर्तमान में जैसा नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसमें बीजेपी के लगभग 303 सांसदों का बीजेपी समर्थित और जो और कई दल हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन में, सभी दलों ने मिलकर अपना जो प्रतिनिधि है वो माननीय मोदी जी को चुना है। फिर उनके सहयोग के लिए कैबिनेट है जिसमें मंत्री हैं, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सब विभागों के मंत्री हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का तो इलेक्शन होता नहीं कि प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ सांसद चुन के आते हैं अपने अपने क्षेत्र से, फिर वो अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। इसी की तरीके कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। जनता, देखिए यहाँ पे जनता सीधा ना तो प्रधानमंत्री चुनती है ना तो सीधा शासन करती है, अपने प्रतिनिधि भेज देती है। वही प्रतिनिधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और फिर बाद में कैबिनेट बनती है और देश में सभी कार्यों अपने देश को आगे चलाने का काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच। प्रधानमंत्री जो होता है, हमने पढ़ाया था राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है या कार्यकारी प्रमुख होता है, नाममात्र का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, नाममात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है सरकार का। जबकि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, इसको बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो ये जरूर राष्ट्रपति जी के नाम से जाते हैं, लेकिन सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री जी में ही निहित होती हैं। किसी मंत्री को निकालना, मंत्री को अपने साथ रखना, कोई भी काम होता है तो प्रधानमंत्री जी की सहमति के बाद और राष्ट्रपति जी के मुहर के बाद ही वो हम लागू कर पाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखिए यहाँ पर शब्द क्या है? नियुक्ति। प्रश्न में आ जाता है कि प्रधानमंत्री चुना जाता है, नियुक्त होता है, या कि पदेन सदस्य होता है, क्या होता है? तो इसमें यही ऑप्शन होगा कि प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बेसिकली जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और तभी तक रह सकता है अपने पद पर जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो बन सकता है, अगर उसको सांसदों का समर्थन हो, उसको लगता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए बाद में, तो बिना सदस्य हुए, ना तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का, चाहे तो लोकसभा का चाहे तो राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा। यही क्राइटेरिया मंत्रियों के लिए भी। कोई भी मंत्री आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि उसके 6 महीने के अंदर किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य बनना। ऐसे ही राज्यों में होता है, अगर राज्य विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का भी बन सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की शपथ क्या होती है?
प्रधानमंत्री शपथ भारत की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुत्व एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, मैं श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतर्गत से अपने पद के दायित्व को, मतलब इसमें एक बात ये देखना कि इसमें देखिए प्रश्न दे देता है कि प्रधानमंत्री की शपथ संबंधित है, जिसमें प्रभुत्व एवं अखंडता, देश की प्रभुत्व एवं अखंडता को बनाए रखना। हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहते जब तक कोई दूसरी सरकार नहीं आ जाती। यही सरकार है, ये अगेन टर्म में नहीं आ जाती। तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। साथ में राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, जिसे हमने पढ़ा था राज्यपाल भी राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। पहली बार आमतौर पे हम ये समझ लेते हैं कि प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि प्रसाद जब मनाए हटा दिया, जब मनाए लगा दिया, ऐसा नहीं होता। जब तक लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति चाह करके उनको नहीं हटा सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर कैसी स्थिति आ जाती है कि हटाना है या कुछ ऐसा है तो फिर हटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन हमेशा नहीं कि कभी भी किसी को आप, जैसा अभी इसमें दिया कि प्रधानमंत्री आप किसी को नियुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी को बुला करके नियुक्त कर दिया जाए। ये उम्र भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति अगर चुनाव लड़के आया है या चुनाव लड़ने जा रहा है, हम इसको बना देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुमत प्राप्त कर सकता है, ये तो हम प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री को हटाते कहते हैं, अगर लोकसभा भंग हो जाती है या समर्थन खींच लिया जाता है। कई बार सरकारें गिरी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी, उनको तो एक और से सरकार गिर गई थी। तो इस तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी की शक्तियों के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री जी की सबसे पहली शक्ति क्या है कि देखिए, राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जी के सलाह एवं सहयोग पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अन्य कैबिनेट मंत्रियों को फिर शपथ दिलाई जाती है। जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई हम इनको गृह मंत्री बनाना चाहते हैं, इनको रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, इनको हम आर्थिक मामलों का मंत्री बनाना चाहते हैं, वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं। अब देखिए, एक शब्द होता है कि शून्यता और एक शब्द होता है रिक्त का। शून्यता का मतलब होता है कि एक तरह से खत्म हो जाना, और रिक्तता का मतलब होता है उसकी जगह, जैसे मान लो कोई मंत्री है, अब मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मंत्री जी अगर इस्तीफा देंगे तो केवल वहाँ रिक्तता उत्पन्न होती है, हम किसी दूसरी मंत्री जी को वहाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें या मंत्री या डेथ हो जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए, डेथ हो जाए, तो वहाँ रिक्तता उत्पन्न होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पूरी कैबिनेट खत्म हो जाती है। इसी तरीके अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, फिर हमें राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन बनाने के बाद पूरी मंत्रिमंडल को दोबारा से शपथ दिलानी पड़ जाती है, ये रहता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होते हैं, इनके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की एक श्रृंखला होते हैं। ये राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के बारे में सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, खुद भी उपलब्ध करा सकते हैं या कुछ ऐसा मांगता है कि हमको भाई इस बारे में जानकारी है तो उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग, जो नीति आयोग हो गया है, का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। फिर बाद में प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे, वो अलग है, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष जो होंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। देखिए कितना महत्वपूर्ण पद है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। देखिए, प्रधानमंत्री के बेसिकली सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वो मंत्रिमंडलों की बैठक कराना, मंत्रिमंडल परिषद की अध्यक्षता करना, सभी मंत्रियों को निर्देशित करना, गाइड बनाना, मंत्रियों को अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि मंत्री के बीच मतभेद हो जाता है तो मंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। कल ही आपने देखा राजस्थान में एक मंत्री जी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया तो वहाँ की सरकार ने राज्य स्तर की बात है, वहाँ को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद देखिए, हम एक बार थोड़ा सा अनुच्छेद 74 को भी समझ लें। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह एवं
अनुशंसा पर अंत मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 2 पॉइंट होते हैं। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अब यहीं देखिए, यही हमने सारी पावर राष्ट्रपति के चिन्ह से किसको दे दी है, वास्तव में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल को दे दी है। यही ये अनुच्छेद 74 से। अनुच्छेद 75 में ये कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और साथ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, वो व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा, या ना भी हो तो 6 महीने के अंदर बन सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के साथ सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 74 देखिए, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट मंत्री होगी, एक कैबिनेट होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 78 कहता है कि जो भी कार्यपालिका कार्य करेगी, जो भी वो मंत्रिपरिषद को विनिश्चित राष्ट्रपति को जरूर सूचना दी जाएगी। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत शर्तें देख ली हमने, प्रधानमंत्री जी की शर्तें देख ली, प्रधानमंत्री जी के त्यागपत्र देख लिया। अगर कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं है या विदेश दौरे पर गए हैं तो वो अपने बिहाफ पे किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं कि वो जब तक प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री को, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना कार्यवाहक दे जाते हैं, गृहमंत्री को दे जाते हैं, या अच्छे राजनाथ सिंह जी पहले पिछले टर्म में थे तो उनको दे जाते हैं, तो वही यहाँ देखते थे ये होता है। हाँ, हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी देश में कुछ पद, जैसे राष्ट्रपति जी का पद हो गया, प्रधानमंत्री जी की, ये कभी खाली नहीं हो सकते। जब तक दूसरा नहीं आ जाएगा तब तक पिछला वाला माना जाएगा, चाहे तो सरकार बन पाए या ना बन पाए। कि जैसे मान लीजिए चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद दूसरी सरकार की उस 10-15 दिन के अंदर ऐसा नहीं कि मंत्री का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल है ही नहीं, रहती है तब तक जब तक दूसरा कोई शपथ नहीं ले लेता। प्रधानमंत्री के संबंध में हमने लगभग जो मेन पॉइंट थे वो पढ़ लिए। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होता है, कौन नियुक्त करता है, उसके बाद मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री का क्या संबंध है, राष्ट्रपति से कैसे रिलेशन हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, प्रधानमंत्री की किन किन कमेटी कहाँ का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद। प्रधानमंत्री की शर्तें देख ली। प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कि लोकसभा का सदस्य तो राज्यसभा का सदस्य बन सकते, जैसे मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी जी भी काफ़ी लंबे समय तक राज्यसभा की सदस्य रहीं, देवेगौड़ा जी थे। उसके बाद हमने अनुच्छेद 74 देखा, अनुच्छेद 75 देखा और अनुच्छेद 78 देखा। कुछ इसमें दिया गया है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने। कई बार पेपर में दे देता है कि कौन से प्रधानमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री बन पाए, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, विजय देवगौड़ा। तो ये इतनी बातें कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक होता है, पहले थोड़ा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी भेद पड़ी। मंत्रिपरिषद क्या होती है? सभी मंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र में और राज्यों में जो टोटल विधायक होंगे या टोटल केंद्र में जो सांसद होंगे उनकी संख्या, सांसद का बीच के लिए यहाँ मतलब लोकसभा के सांसदों से, राज्यसभा के सांसदों से नहीं है, जितनी लोकसभा की सदस्यता होती है का 15%। तो जैसे कि 543 सांसद हैं, उनका 15% लगभग 70 के आसपास बनता है, ठीक है। तो लगभग 67 से 70 मंत्री बन जाते हैं। हाँ, लगभग 80 के आसपास बनते हैं, लगभग 75 से 80 के बीच में मंत्री बनते हैं। तो हाँ, लगभग तो उसमें 15 मतलब कुल मिलाकर के जितनी भी संख्या है उसके 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये। तो अब जो मंत्रिपरिषद होती है ये सभी मंत्री होते हैं, जिसमें कई तरह के मंत्री, केवल हम लोग आमतौर पर देख लिया, हम
ज़िंदगी में क्या है, देख लिया राजनाथ सिंह जी को, देख लिया अमित शाह जी को, देख लिया तो लगता है यही सब मंत्री, ऐसा नहीं है। लगभग 70 से 75 मंत्री होते हैं, उनमें ये सब कैबिनेट, ये लोग कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट तो सबसे हेड प्रमुख अपने डिपार्टमेंट का पूरा चीफ। उसके बाद इनके अंदर भी राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। हमारे देश में तो मंत्री बनाने का एक चलन सा चल गया था, जिसको भी 2 सांसद हो आके मंत्री बन जाता था। तो मंत्रिपरिषद सभी पूरी मंत्रियों की जो भी 70-75 मंत्री जितने भी होते हैं वो सभी होते हैं। देखिए कभी आमतौर पे मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, आप न्यूज़ में कभी नहीं सुनेंगे आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, हमेशा सुनेंगे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है ये छोटा समूह होता है कि जैसा कि एक टीम है पूरे 60-70 लोगों की, उनके जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो मंत्रिमंडल में आ जाते हैं। इनमें लगभग 15 से 20 मंत्री अक्सर हुआ करते हैं। मंत्री काम दोनों का लगभग एक ही है कि भाई सरकार की नीतियों का समर्थन करना, यही मेन दोनों का यही काम होता है। देखिए एक पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद जो होता है ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन मंत्रिमंडल संवैधानिक संस्था नहीं है। मंत्रिपरिषद क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, न कि ये शब्द कहा गया कि एक मंत्रिमंडल होगी। अगर कह देता मंत्रिमंडल होगी तो मंत्रिमंडल संवैधानिक संस्था हो जाती, लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद का है, ध्यान दीजिए। तो मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल बेसिकली संविधान नहीं कह सकते, इसको एक हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन नियमावली किया गया था। हम ये इसको संवैधानिक संस्था नहीं, मंत्रिमंडल को संवैधानिक संस्था नहीं मानेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 में ये भी कहा गया है कि कोई भी मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। कई बार सरकार एक मत से गिर जाती है, तो तभी तक बन सकती है जब तक कि लोकसभा में, और कैबिनेट मंत्री तो में तो कोई ऐसा नहीं होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल वाले होते हैं वो भी लोकसभा, तो वो भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब थोड़ा हम कार्यों की चर्चा कर लेते हैं, मंत्रिमंडल के जो कार्य क्या हैं। पहली बात, यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उत्तम निर्णय वाली संस्था होती है। ये केंद्र सरकार का प्रमुख नीति निर्धारक अंग होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं मंत्रियों की सलाह पर ही काम करते हैं। ये देश की सबसे उच्च कार्यकारिणी है, इसके ऊपर से कोई नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की सलाहकारी तथा परामर्श पर दी। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति जी को कोई भी हमने सलाह दिया, राष्ट्रपति जी उसे मना भी कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार में ये कर दिया कि नहीं, बाध्य हो गए कि अब आपको सलाह माननी ही पड़ेगी। नहीं, आपके बस करना क्या है, अनुच्छेद 61 का प्रयोग करेंगे, संविधान का इन्क्रोचमेंट का आरोप लगाएंगे और सरकार माननीय राष्ट्रपति जी बर्खास्त हो जाएंगे। वैसे भी राष्ट्रपति जी कौन बनते हैं जो सबसे कहीं ना कहीं कभी विरोध नहीं करते किसी भी चीज़ को। हाँ, कोई भी आए तुरंत, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वर्तमान में जो कहाँ मुहर लगाना है, लाए तुरंत साइन कर दिया। लेकिन मेरे ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ देखते सुनते नहीं, लेकिन 99.9% में यही होता है कि कोई भी कानून आएगा, कोई भी पारित होगा, तुरंत उस पर साइन हो जाता है। कभी उसमें ये नहीं कि वापस करना है, कुछ नहीं, वो तुरंत हो जाता है। ये विदेश नीतियों मामलों को देखती है, उत्तम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों वरिष्ठ सचिवालय प्रशासनों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। एक किचन कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट भी 5-7 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में से, अब उसमें चुन लिया 5-7 जिसमें एकदम खास होते हैं, जैसा कि वर्तमान में अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, निर्मला सीतारमण जी हो गए। ये एक किचन कैबिनेट के लोग हैं कि एकदम माननीय प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल क्लोज, सबसे करीबी। देखिए, एक उत्तरदायित्व का नियम चलता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि लोकसभा पूरी जो मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक मंत्री को ने कुछ ऐसा किया और जिसके खिलाफ लोकसभा ने कुछ पारित कर दिया, लोकसभा ने अविश्वास दिखा दिया, तो पूरी कैबिनेट को भी जाना पड़ सकता है। इस मामले में त्याग पत्र में नहीं जाना पड़ता, लेकिन अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ
लोकसभा ने अविश्वास पारित कर दिया तो यह तो पूरी सरकार को भी जानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डूबते हैं और सामूहिक रूप से तैरते हैं। एक डूबा तो सबको डुबा देता है फिर ये। और इनका एक व्यक्तिगत, एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जो लोकसभा के प्रति होती है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है जो राष्ट्रपति के प्रति होता है कि राष्ट्रपति क्योंकि हटा सकते हैं प्रसाद पर्यंत, पूरी मंत्रिमंडल भी राष्ट्रपति के पर्यंत कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक मंत्री जो उत्तरदायित्व होता है माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति भी, इसलिए कि क्योंकि राष्ट्रपति उसको कभी भी मंत्री एक तरह से हटा सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। तो दो उत्तरदायित्व, एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व जो लोकसभा के प्रति होता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, और एक राष्ट्रपति जी के अनुसार व्यक्तिगत कोई भी मंत्री के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति जी के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। कोई भी प्रश्न का सवाल उन्हें अगर राष्ट्रपति जी हैं, कोई प्रश्न अगर कहते हैं तो उनके उत्तर देना ही पड़ेगा। इसलिए कैसे कहते हैं कि राष्ट्रपति जी के प्रशंसा। हम थोड़ा मंत्रिमंडलीय समितियों की बात करते हैं। आखिर मंत्रिमंडलीय समितियाँ क्यों गठित की जाती हैं? मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन देखिए, अब मंत्रिपरिषद है लगभग 60-70 लोगों की। अब किसी भी निर्णय लेने में अगर हम इतने लोगों का मत लेते रहेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कितनी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और हो सकता है कि कोई काम ना हो, कुछ मंत्री उसी चीज़ का समर्थन करें, कुछ मंत्री उसी का विरोध करें, तो चर्चा के नाम पे हम बहुत आगे तक जाते हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल समितियों का गठन किया जाता है। बेसिकली मंत्रिमंडल समितियाँ कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संविधान से हट करके केवल अपनी जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको गतिशीलता प्रदान करने के लिए की जाती है। सभी समस्याओं में मंत्रिमंडलीय समितियाँ न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचारों के लिए प्रस्ताव बनाती, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इसके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। जो मंत्रिमंडलीय समितियाँ होती हैं, छोटी छोटी समितियों का गठन किया जाता है। इनके निर्णय ऐसा नहीं कि बाध्यकारी हैं, इन्होंने कुछ कह दिया तो रामबाण हो गए, ऐसा नहीं। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि कैबिनेट को लगे नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य क्या होते देखो, राजनीतिक मामलों के सीमित राजनीतिक परिस्थितियों के संबंधित सभी मामलों को देखती है। आर्थिक मामलों और आर्थिक क्षेत्र के सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और उनमें समन्वय स्थापित करती है। नियुक्त समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंक और वित्तीय संस्थानों के सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका का निर्वहन देखती है। देखिए कौन कौन से कार्य हो गए। पहला कि राजनीतिक मामलों को देखना, आर्थिक मामलों को देखना, नियुक्त किए केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेना। संसदीय मामलों की समिति संसद के सरकार की भूमिका और कार्यों को देखती है। फिर और भी मंत्रिमंडलों के कार्य होते हैं कि राजनीतिक मामलों की बहुत सारे मंत्रिमंडल बनाए गए हैं। तो हमें कुछ एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि कौन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो जैसा कि अगर एक राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नियुक्ति समिति के जो एक होता है नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। दो केवल एक हमको याद रखना है कि आवास मामलों के जिसके गृह मंत्री होते हैं, और साथ में संसदीय मामलों की समिति जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। दो कमेटियों को छोड़ दिया जाए में तो जितनी भी संसदीय कमेटियाँ बनती हैं उसके सभी के अध्यक्षता, अब देखिए प्रधानमंत्री जी का पद कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधान योजना आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी मतलब कितना ज़रूरी हो जाता है, प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है देश का। तो हमको इस मंत्रिमंडलीय समिति में कौन सबसे प्रमुख समिति हमको याद रखना है, बस ये याद रखना है कि आवास जो मंत्री होते हैं, आवास समिति होती है उसके गृह मंत्री होते हैं, और संसदीय मामलों की रक्षा मंत्री होती है। बाकी जितनी भी 4-5 जो भी कमेटियाँ हैं, चाहे तो राजनीतिक मामलों के संबंधित मामले, आर्थिक मामलों के संबंधित मामले, नियुक्त मामलों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडलीय समिति बेसिकली दो, एक तदर्थ होती है और एक स्थायी होती है। स्थायी समिति जो होती है एक बार बना दी जाती है तो लगभग 1 साल उनका कार्यकाल होता है स्थायी समिति का। तदर्थ समिति जो होता है किसी किसी के काम के लिए बनाई जाती है, जैसे हमने कई मामलों में अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया। तो स्थायी और तदर्थ, स्थायी 1 साल के लिए कम से कम होती है और तदर्थ होती है जब कोई काम पड़ता है तो ही बनाते हैं।
हमने काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और साथ में मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, नाममात्र प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, डिजोर एग्जीक्यूटिव होता है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक। अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी की शपथ देखी कि भारत के प्रति सच्ची एवं निष्ठा रखूँगा, भारत के प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद दायित्वों का निर्वहन करूँगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और राष्ट्रपति के प्रधान पद कार्य करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब राष्ट्रपति जी आए तभी हटा दीजिए। प्रधानमंत्री जी उन्हें तभी हटा सकते हैं जब लोकसभा में जब तक उनको बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते तो शून्यता उत्पन्न हो जाती है तुरंत, और कोई मंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जी उनकी जगह कोई हमें नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा, फिर पूरी सरकार ही दोबारा बनाई जाएगी। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है या मृत्यु हो जाती है तो केवल उसी मंत्री का पद ही खाली होता है, वहाँ पर शपथ दिला करके किसी को मंत्री बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री की हमने कर्तव्य देख लिया कि राष्ट्रपति जी को हमेशा और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, किसी मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश करना या राष्ट्रपति जी के द्वारा बर्खास्त करा देना किसी मंत्री को, सभी मंत्रियों की गतिविधियों की होती उनको नियंत्रित निर्देशित करना एवं समन्वय रखना प्रधानमंत्री कार्य होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। उसके बाद हमने कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में बंद करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री भी होते हैं और राष्ट्रपति जी के पद धारण करते हैं। मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति जी के प्रति होता है। और पूरी मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी पूरी तरीके से लोकसभा के प्रति होता है। अनुच्छेद 75 में यही दोनों कहा गया है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में हमने अंतर देखा कि मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी कैबिनेट होती है, पूरा मंत्रालय होते हैं, लगभग 70 मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में छोटे होते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय होती है, जबकि मंत्रिमंडल एक गैर संवैधानिक निकाय होती है, संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 91 संशोधन 2003 के द्वारा टोटल लोकसभा के सदस्यों का 15%, और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का राज्य स्तर पर 15% होता है। फिर मंत्रिमंडलीय समितियां दो तरह की होती है, एक तदर्थ होती है, एक स्थायी होती है। तदर्थ समिति जो होती है वो जब किसी ज़रूरत के लिए बनाई जाती है और जिस काम के लिए बनाई जाती है उद्देश्य होने के बाद वो खत्म हो जाती है। स्थायी समिति जो होती है वो लगभग 1 साल उसका कार्यकाल होता है। फिर मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य क्या होते हैं कि राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों के संबंधित मामलों को देखती है। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उसके समन्वय स्थापित करती है। नियुक्त समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय देती है। कौन प्रमुख होते हैं? प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। सांसदीय मामलों की समिति संसदीय सरकार की भूमिका एवं कारकों को देखती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी। उसके बाद मंत्रिमंडल समितियों में कौन अध्यक्षता करता है? तो हमको देख जाए तो संसदीय मामले हो, चाहे तो राजनीतिक मामले हो, आर्थिक मामले हो, नियुक्त संबंधी समिति होती है। समिति को प्रधानमंत्री करते हैं। केवल आवास की समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आवास और सांसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री रक्षा मंत्री होते हैं।
मंत्रिमंडलीय समितियों का कार्य क्या होता है, ये सब मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचारों के लिए प्रस्ताव बनाती हैं और निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। द्वितीय सुधारनिक आयोग बना था 2005 में। इसकी अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि आयोग की राय में बड़ी संबंधों का हटाने में उनका कहना था कि छोटा कैबिनेट होना चाहिए। उसके बाद मंत्रिमंडल को प्रभावशाली रूप से काम करना चाहिए। तो कुछ अनुशंसा हुई सकारात्मक कि ये नहीं ये होना चाहिए कि अगर आप संख्या में सीमित होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण काम को करें। तो इस तरीके से हमने प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद पढ़ लिया, केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समितियों में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले ली। अब हम आगे इस दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है इससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा।